नमस्कार दोस्तों। क्या 2024 में मोदी सत्ता की विदाई होने वाली है? इसका अंदेशा क्या आरएसएस को सलीके से हो गया है और वो इतना डर गई है कि अब उसने अपना सामाजिक सांस्कृतिक जो चेहरा बना रखा था, आवरण ओढ़ रखा था या कहीं खोल ओढ़ रखा था, उसको उतार फेंकने का फैसला किया और वो अब खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने लगी। कमोबेश आज हम यही देखने लगे। आज नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि उन्होंने पहले अपने प्रचार के लिए पूर्व सैनिकों को, मौजूदा सैनिकों को और उसके अलावा आईएएस अफसरों के इस्तेमाल की पूरी योजना तैयार कर ली। उसके साथ साथ तमाम सारे नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने पूरी योजना तैयार की और अब आरएसएस भी उनका प्रचार करने लगी और उन्होंने इसके साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग, सदुपयोग जो कह लीजिए, अपने चुनाव के लिए उन्होंने सदुपयोग और देश के लिए, संविधान के लिए, कानून के दृष्टिकोण से दुरुपयोग भयंकर तरीके से शुरू कर दिया है। ये सारे सवाल आज खड़े हैं। सवाल क्यों खड़े हैं? आप देखिए, मोदी और उनकी डबल इंजन की सरकारें जहां कहीं भी है, चाहे नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार हो, उसकी योजनाएं हो या उनके खरीद फरोख्त हो, इसके बाद में उनकी डबल इंजन की सरकारों में राज्यों में हर जगह पे किसी भी निर्माण कार्य हो, कोई भी और चीजें हो, उन सारे में भ्रष्टाचार लबलबा रहा है, जिसे कहते हैं बिल्कुल भारी भरकम है और लगातार उनके सबके घोटाले सामने आ रहे हैं। इन्हीं सारे घोटालों के बीच में वो कार्रवाई करते हैं किस पर? विपक्षी दलों पर। उन दलों पर कार्रवाई करते हैं, उन नेताओं पर कार्रवाई करते हैं जो उन पर बोलते हैं। उदाहरण ले लीजिए, राहुल गांधी ने संसद में गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी के खासम खास मित्र हैं, उनके हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र किया। उनके लिए नरेंद्र मोदी को कैसे एक सत्ता और प्रधानमंत्री के को एजेंट के रूप में एक कंपनी के काम करने का पूरा उन्होंने ब्यौरा दे दिया, उस पर पूछ लिया। उन्होंने तमाम सारी जब अडानी से जुड़ी हुई चीजों पर सवाल किए तो उनको एक उस केस में सजा सुना दी गई जो केस ही वहां का नहीं बनता था और उसके बाद में उनकी सदस्यता भी संसद की आनन फानन रद्द कर दी गई, उनसे बंगला खाली करा लिया गया। आपने देखा उनको, उनके परिवार को कैसे ईडी ने कितने दिनों तक लगातार परेशान किया, तमाम सवाल किए, जबकि वो सारे सवालों के जवाब ऑन पेपर उनके पास मौजूद, बावजूद इसके उन्होंने ऐसा किया। चलिए, बहरहाल राहुल गांधी डरने वाले नहीं थे, गांधी परिवार डरने वाला नहीं था, उसने ठोक के जवाब दिया और फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आई। इसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से दूसरे और नेताओं पे कार्रवाई की, अब महुआ मोइत्रा को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उनके एक सांसद हैं जो कारपोरेट की दलाली करते हैं, वो निशिकांत दुबे, उनके जैसे लोग यह समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस आवाज को रोका जाए। तो ये सारी चीजें चलती हैं और तमाम सारे दलों के तमाम नेताओं पर जो छापे मारे गए या कार्रवाई की गई, उसका नतीजा क्या हुआ कि जो नेता अपनी पार्टी छोड़ के या अपनी पार्टी को तोड़ करके नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आकर के मिल गए या उसमें शामिल हो गए, वो तो पाक साफ हो गए, से सब भ्रष्ट। तो यह जब स्थिति होती है तो निश्चित रूप से आता है कि आप आखिर कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। तो साफ साफ ये दिखता है आपका एजेंडा सिर्फ पॉलिटिक्स है और उसमें आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, यह भी देश ने देख लिया है।
आज नरेंद्र मोदी की ईडी ने, अब मैं नरेंद्र मोदी की ईडी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भारत सरकार की संस्था से अधिक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की संस्था जांच एजेंसी अधिक हो गई है। उसने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। क्यों छापेमारी की अभी तक नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बताते हैं कि साहब ये छापामारी इसलिए हुई है कि जो एक पेपर लीक हुआ था उस मामले में, हालांकि उस मामले में मोदी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उस मामले में कार्रवाई खुद अशोक गहलोत सरकार ने की थी और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को उठाया था, इस मुद्दे को सचिन पायलट ने उठाया था और इस पर कार्रवाई हुई। चलिए, तो आज उनके घर छापेमारी हुई, चल रही है। इसके बाद में निर्दलीय विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। क्यों हो रही है उनके यहां छापेमारी? क्योंकि वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए बड़ा जोर लगाए हुए थी, लेकिन अंततः वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बस फिर क्या था, उनके घर तो ईडी पहुंचनी थी। क्यों पहुंची है उसका भी अभी पता। वैसे तो राजस्थान चुनावी गहमागहमी से पहले ही गर्म है, मगर इस चुनावी गहमागहमी को और आगे बढ़ा दिया ईडी की रेड ने। ईडी के राडार पर दो बड़े चेहरे थे। पहले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और दूसरे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया गया है। उनसे ईडी दिल्ली में ही पूछताछ करेगी। वहीं डोटासरा पर पेपर लीक मामले में छापेमारी हुई है। इस छापेमारी के बाद सियासत सुलगनी थी तो सुलगी। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको बख्शेगी नहीं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है, जबकि उनके बेटे वैभव गहलोत का मानना है कि चुनाव में हार के डर से केंद्र सरकार उन्हें टारगेट कर रही है, क्योंकि उनका मामला तो 12 साल पुराना है। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव की तारीखों के साथ ही। और जिस तरीके से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे सम्मान करके दिल्ली बुलाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मामले पहले 12 साल पहले भी आए थे। 12 साल पहले भी हमने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया था और अब भी देखे आएंगे। यहाँ आपको ये बता दें कि 2015 में जयपुर के दो लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध पैसे को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी होने का भी शक है। अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने अब बड़ी मछलियों को टारगेट किया है। छापेमारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। जाहिर सी बात है कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और खुद अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी की गाज गिरी है। So is it the malafide intention or not? आज जब राजस्थान में इलेक्शन है, पॉलिटिकली फाइट करो। मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, पॉलिटिकली फाइट करो। लेकिन पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साथ में लेकर और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये जा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है लोगों को देखिए। छापा छापा मारते रहता है, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है। और इनको कुछ
प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। पता नहीं। इसके अलावा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत के यहां भी ईडी ने समन भेज दिया है। और हालांकि उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें समन भेजा गया। एक बार पहले भी भेजा गया। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। और वो उसमें शामिल हुए थे, जांच में बयान दिया था। अब फिर भेजा गया है। तो जो उम्मीद की जा रही है, जिस मामले में भेजा है, वो फेमा का एक केस है। उनके एक दोस्त हैं, उनके पिता का ट्राइटेंड होटल का ग्रुप है, उस पर पीछे छापेमारी हुई थी। छापेमारी होने के बाद सबके बाद में ईडी ने कहा वहां से 1.25 करोड़ रुपए का गड़बड़ मिला है, उसका भी वो नहीं मिले हैं। तो साहब, एक जो बड़े होटल्स होते हैं उनमें 1.25 करोड़ की आप कह रहे हैं गड़बड़ी है। बड़ी हंसी आती है। इतनी बड़ी ईडी, इतना बड़ा छापा, जिसके छापे में और कार्रवाई में ही कई लाख खर्च हो जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने मुंबई से लेके सब जगह छापे मारे, आपकी टीमें गई, जहाज से गई, दूसरी चीजों से गई, और उसके बाद आपको हासिल क्या हुआ? 1.25 करोड़। और उस 1.25 करोड़ में भी उन्होंने उसका रिकॉर्ड दे दिया। उन्होंने कहा यह फॉरेन एक्सचेंज, फेमा का मामला है, ये विदेश से आया था, होटल में इन्वेस्ट हुआ था। होगा, होटल में इन्वेस्ट हुआ होगा, कार्रवाई कीजिए उन पे। लेकिन अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उस होटल के मालिक के बेटे के दोस्त हैं, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है इस आधार पर से। साहब, दोस्ती गुनाह है क्या? और होटल में तो विदेशों के लोग आते हैं, रुकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई, यदि विदेश का कोई व्यक्ति आकर के अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने किसी दूसरे कार्ड से, या दूसरे अपनी एक्सचेंज के जरिए, जो करेंसी के जरिए वहां का पेमेंट करता है, कुछ करता है, तो वो तो कहीं पर गुनाह नहीं है। लेकिन साहब, यहां पर होता है क्यों? ये होटल में कई बार मीटिंग के लिए और दूसरी चीजों के लिए वो कांग्रेस को देते हैं, इसलिए वो टारगेट पर है। और वैभव गहलोत के जरिए कैसे अशोक गहलोत को बदनाम किया जाए, इसका सब पूरा है। आपको याद होगा, जब अशोक गहलोत सरकार कोविड के दौरान गिराने की साजिश भाजपा ने रची थी, और उस पूरी साजिश का जो खेल था, उस खेल में के वक्त में कैसे अशोक गहलोत के बड़े भाई जो बुजुर्ग हैं, उनके यहां छापेमारी हुई थी, उन्हें जिस तरीके से परेशान किया गया था कोविड के दौरान, हम सब ने देखा है। अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो पहले से ही कांग्रेस इसके लिए प्रिपेयर है कि चुनाव में यह सब होगा, और वही हो रहा है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में अभी छापे पड़े थे, और याद करिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, मुख्यमंत्री के कुछ करीबियों को और सबको परेशान किया गया, मिला आज तक कहीं कुछ नहीं है। और यही वजह है कि आज तक सिर्फ 0.4% कन्विक्शन रेट है ईडी के केसेस का, यानी 99.6% केसेस फेक पाए गए, फर्जी पाए गए। तो साहब, क्योंकि असली पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो यह स्थिति है। तो अशोक गहलोत ने तो साफ साफ कह दिया कि हम डरने वाले नहीं, ये सियासी दांव पे चाहे जितना अपना लो, हम लगातार लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे, हम कांग्रेस हैं, लड़ना जानते हैं। तो आप इससे समझिए, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस डरे हुए, कि उन्होंने सारी कोशिश कर ली। शीर्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के छोटे छोटे सिपाहियों तक, कांग्रेस के तमाम क्षेत्रीय नेताओं को, सब पर हमला किया। आपको याद होगा, कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, तो कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो इस समय वहां डिप्टी सीएम है, उनके यहां किस तरीके से छापेमारी हुई थी। 2019 के चुनाव के दौरान उनके यहां छापेमारी हुई थी। इस तरह से खेल लगातार चलते रहे, इसलिए कांग्रेस इस चीज को जानती है। और यही चीजें पंजाब में उनके नेताओं के साथ हुई थी। तो ये सब चीजें, तो
बात करूंगा कि कैसे लगा कि ये डरे हुए। विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था 1925 में। लेकिन बेचारे इतने बुद्धिजीवी लोग थे कि नाम नहीं सोच पाए। एक साल बाद में अप्रैल 1926 में उन्होंने इसका नामकरण किया। बहरहाल उसका जन्मदिन हर उस पे मनाया जाता है। तो विजयदशमी पे नागपुर में जो सरसंघ चालक होते हैं वो संबोधित करते हैं और मोहन भागवत हैं चूंकि उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने वहां पर पहली बार, आरएसएस कभी भी राजनीतिक बात नहीं करती थी क्योंकि वो चोला ओढ़ती थी कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन हैं, इसलिए वो नहीं बोलती थी। चाहे उसका राजनीतिक संगठन हिंदू महासभा रहा हो, चाहे उसका राजनीतिक संगठन जनसंघ रहा हो या कोई और रहा हो, अब भाजपा भी है, नहीं कभी करती थी। लेकिन पहली बार उन्होंने ये कह दिया मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो हम हैं। यानी उन्होंने किस तरीके से बिल्कुल प्रशंसा और न जाने क्या क्या कहा। और भागवत ने यही नहीं, पूरा राजनीतिक तरीके का भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ईसाइयों को जोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद कांग्रेस पर परोक्ष रूप से उन्होंने हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गद्दारी के इतिहास का खुलासा करते रहते हैं, उनके नफरत वाले माहौल का उदाहरण देते रहते हैं, वो बताते हैं कैसे ये देश तोड़ते हैं। तो इस स्थिति में जब हो तो आप समझ सकते हैं। अब मोदी की जय जयकार की उन्होंने, राहुल गांधी के हमलों के मामले में उन्होंने उनको भी एक प्रकार से निशाना बनाया, क्योंकि वो जानते हैं यदि मोदी गए तो उनकी रईसी चली जाएगी, उनके प्रचारकों की रईसी चली जाएगी, जो तमाम पूंजीपति उनको धन देते हैं वो धन चला जाएगा और जिस तरीके से वो अभियान चलाते हैं कि संघ का, वो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो डरे हुए। मोदी सरकार उन्हें नोटों के साथ ही लोगों की नियुक्तियों की, अहम नियुक्तियां भी करने का अधिकार, पूरे इस चीजों को लेकर के राहुल गांधी और भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच में एक चर्चा का वीडियो आया। उसमें चर्चा में उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस बैकग्राउंड के लाए गए, प्रोफेसर्स भरे जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम स्कूलों के हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स वो आरएसएस के भरे जा रहे हैं और इसमें योग्यता सिर्फ एक है कि आप आरएसएस के होने चाहिए, चाहे आप पूरा हो। और स्वाभाविक सी बात है, दिमाग में गाय गोबर और गोमूत्र होगा तो आप काबिल, आपकी काबिलियत का यही पैमाना है। तो भागवत जी ने इस मौके पर क्या कहा, सब चंगासी जैसे नरेंद्र मोदी। तो मोदी के गुणगान में उन्होंने बताया कि G20 जैसा सफल आयोजन, विश्व गुरु, समृद्ध और सशक्त भारत, आर्थिक समृद्धि, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भले ये कोई नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, तो कहते हैं कि साहब खुद रोजगार देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। बिल्कुल सही है, लेकिन आप बन नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो आपके पास है नहीं। चंद्रयान की उपलब्धि, खिलाड़ियों को पदक का, तो इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से बताया, सारे श्रेय खुद ले लिए। राम मंदिर, उसका भी श्रेय ले लिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। विरोधियों को देश बांटने वाला बता दिया। अमृतकाल की चौतरफा प्रगति हो रही है, तो साहब अमृतकाल में चौतरफा प्रगति हो रही है, हम सब आप देख रहे हैं। मोदी के बिना कुछ नहीं हो सकता, भारत का डंका बन रहा है, बज रहा है पूरी दुनिया में, विश्व गुरु हो रहा है। जो चीजें उनके गोबर गणेश पूरे वो जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, वही चीजें हैं। सभी को विकास की बात करते हैं। और राहुल गांधी ने चूंकि कह दिया जातिगत जनगणना की बात, और कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हुई थी 2011 में। उसके आंकड़े जारी होने थे, वो मोदी सरकार ने जारी नहीं किए क्योंकि तब तक
कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। तो अब जातिगत जनगणना की बात जब राहुल गांधी ने उठा दी और उसके बाद आर्थिक सर्वे की बात उठा दी तो डर गए। तो अब कहते हैं सब जातियां भूल जाइए, उपजातियां भूल जाइए और सब कुछ करिए, और राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्षेत्रीय दलों में भी सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है, कुछ को डराकर, कुछ को किसी तरीके से। कैसे? तो उसका नतीजा क्या है? जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन 5 राज्यों में सीधा चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है। सिर्फ तेलंगाना में बीआरएस बनाम कांग्रेस है। और ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ही है जो भाजपा को हरा सकती है, शेष कोई नहीं हरा सकता। तो क्षेत्रीय दलों के जरिए कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, इसका खेल खेला जा रहा है। तो साहब, जब यह खेला जा रहा हो तो आप समझिए राहुल गांधी की अगुवाई में जो ओबीसी का कार्ड खिल गया है, जो जातिगत जनगणना और सब कुछ, तो उससे वोट बैंक का गणित हिल गया है। कांग्रेस मजबूत होती है तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, भाजपा का तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि हम कमजोर पड़े, बल्कि वो अपने आप को रखना चाहते हैं, जैसे यूपी में बिग ब्रदर की तरीके से सपा है। तो अखिलेश जबरदस्ती लड़ाई लेते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में हमें दीजिए, और ये गठबंधन है। तो गठबंधन यदि होता तो आम आदमी पार्टी क्यों लड़ने जाती, जेडीयू क्यों लड़ने जाती? सब लड़ रहे हैं, किसी को मना नहीं किया गया। तो फिर आप भी आइए लड़िए, या फिर सब बैठ के बात कर लीजिए, राज्यों में भी करना है। तो राज्यों में तो किया नहीं गया, तो वो शोर मचाते हैं, आरोप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यदि इन 5 राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो गई तो क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे, सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अखिलेश का डर है। जेडीयू को भी कमोबेश यही डर है। आप याद करिए, अभी जब 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के जब चुनाव था तो जेडीयू वहां लड़ने पहुंच गई थी और लड़ी भी, एनसीपी भी लड़ने पहुंच गई थी और लड़ी भी, और बाद में भाजपा के साथ मिलकर वहां सरकार भी नागालैंड में चला रहे हैं, कहीं और चला रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो जब यह स्थिति होती है, इसके बाद में आपको याद होगा अभी इंडिया गठबंधन बनने के बाद में जो 6 राज्यों की 7 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ बागेश्वर उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारा, और जो वो वोट लेके आया वही कांग्रेस की हार का कारण बना। साफ सी बात है। इसी तरीके से कई जगह हुआ, तो उसका ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको ये देखने की जरूरत है। अब ये आप देखिए, बीआरएस कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ती है तो भाजपा के साथ खड़ी आती है। इसी तरीके से उड़ीसा के नवीन पटनायक कभी नहीं हो सकते हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी तो भाजपा के साथ खड़े आए। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी हैं, जब जब जरूरत पड़ी वो भाजपा के साथ खड़े हुए, कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए। तो इनसे तो उम्मीद मत करिए। अब बचे 2 आदमी ऐसे हैं, 3 ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा से जुड़ी रही लंबे समय से, सबसे ज्यादा समय तक जुड़ी रही शिवसेना। तो शिवसेना को नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तोड़ा है, जो कुछ किया है, उसके बाद में उद्धव ठाकरे उनके साथ जाने वाले नहीं, और वो भी एक सीमित क्षेत्र तक थी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने के बाद में उसने जो एक लिबरल रूप अपनाया है और लिबरल हिंदुत्व की बात की है, उससे वो मजबूत हुई और उसके प्रति लोगों की सिंपैथी। तो ये कांग्रेस का जो महाआघाड़ी गठबंधन है, ये एक बड़ा प्रभाव रखता है। तो ऐसी स्थिति में वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं, और वो भाजपा के साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार, उनका सदैव ढुलमुल रहा, इधर भी खेलेंगे उधर भी खेलेंगे। तो भतीजे को धीरे से सेट करा दिया और डिप्टी सीएम बना दिया। तो साहब ये है, इसलिए उनका चरित्र सदैव संदिग्ध रहता है। छोड़िए, आ जाइए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कभी कांग्रेस के साथ आते हैं, कभी जनता दल के साथ आते हैं, और कभी एकदम से गायब हो जाते हैं। तो आरजेडी और ये इनके साथ में, तो वो कभी भाजपा के साथ खड़े होते हैं, कभी वो खड़े होते हैं। तो उनका कैरेक्टर भी संदिग्ध रहा है। तो इसलिए अब चूंकि वो घटती हुई स्थिति में है, तो भाजपा उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन जीतने के लिए वो उन्हें घसीट सकती है। तो यह भी एक खेल है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी सदैव भाजपा के साथ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बार सिर्फ वो कांग्रेस के साथ रही,
तो ऐसी स्थिति में वो तो कांग्रेस के ही वोट काट के आई हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काट के बनी है। तो इस स्थिति में उनको भी यह स्थिति होती है, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी दोनों गोवा में गए और उन्होंने कांग्रेस की बनती हुई सरकार नहीं बनने दी। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंची और सशक्त विपक्ष के रूप में बिल्कुल मैदान में कांग्रेस को तोड़ दिया, और जितने उन्होंने वोट लिए उतने ही कांग्रेस के कम हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद में अब वो भी सारे राज्यों में लड़ रहे हैं। चलिए, अधिकार है। इसके बाद आइए आप, बसपा सुस्त है, उस सपा के साथ मिलकर लड़ी थी इसलिए उसको 10 MP मिल गए, लेकिन उसके अलावा उसका आज वजूद खत्म हो रहा है। इसके बाद में अकाली दल है, उसका भी वजूद खत्म हो रहा है। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि अब डर क्या है। अब डर यही है कि यदि कांग्रेस मजबूत हुई तो देश में भारतीय जनता पार्टी तो समाप्त होगी ही, क्षेत्रीय दल भी एक दायरे में आ जाएंगे। इसीलिए यदि 5 राज्यों में कांग्रेस जीती तो उनकी सौदेबाजी उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए ये सारे नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आए, यानी कांग्रेस एक प्रकार से अकेले है और उसी से सब लड़ रहे हैं। यह स्थिति है आज देश में। तो भारतीय जनता पार्टी उन सबको पंप कर रही, हवा भर रही है। RSS के लोग अंदर अंदर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ रही है और फिर से लोग चाहते हैं कि अब कांग्रेस खड़ी हो। कांग्रेस खड़ी हो तो उस स्थिति में वो राष्ट्रीय चुनाव में सपा के साथ आने से बचेंगे। कांग्रेस में यदि कहीं पर भी संभावना होगी तो जाना चाहेंगे, क्योंकि अब देश का मतदाता समझ गया है, वहीं खड़े होइए जो जिसे हरा सकता है। जय हिंद।